Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेथ इन्वेस्टिगेशन के 5th पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ डेथ के बारे में। बेसिकली साइन ऑफ डेथ क्या होते हैं उसी को हम कवर कर रहे हैं और उसका आज का ये अगला पार्ट है जहां पर हम डिस्कस करेंगे अर्ली चेंजेस के बारे में। और अर्ली चेंजेस में भी आपका जो पोस्टमार्टम कूलिंग रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे जो पहले वीडियो आया था वहाँ पर हमने बात करा था जो अर्ली चेंज रहता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। उसमें से जो आपके स्किन और आई में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम कूलिंग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्टमार्टम कूलिंग की, तो पोस्टमार्टम कूलिंग को हम एलिगर मॉर्टिस भी कहते हैं। पोस्टमार्टम कूलिंग का अगर अदर नेम पूछा जाए या फिर अगर इसको एलिगर मॉर्टिस के नाम से पूछा जाए तो वो आपका दोनों एक ही बात है। चाहे हम पीएम कूलिंग बोले, पोस्टमार्टम कूलिंग बोले या फिर हम एलिगर मॉर्टिस बोले, एक ही बात है। पोस्टमार्टम का मतलब होता है पोस्ट मतलब आफ्टर, मॉर्टम मतलब कि डेथ हो चुकी है। तो आफ्टर डेथ जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी पोस्टमार्टम कूलिंग। इसको हम एलिगर मॉर्टिस भी कहते हैं। यहाँ पर एल्गर का मतलब होता है कोल्डनेस एंड मॉर्टिस का मतलब होता है डेथ। तो एल्गर मॉर्टिस का भी सेम मतलब हो गया कि जो डेथ के बाद में जो बॉडी है वो ठंडी होने लगती है, तो वो चीज़ हो गई। आफ्टर डेथ यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। आफ्टर डेथ द डेड बॉडी बिहेव्स लाइक एन इनर्ट ऑब्जेक्ट एंड लूजेज हीट by the conduction, convection and radiation till it reaches the equilibrium with the temperature of its surrounding। मतलब कि आफ्टर डेथ जो बॉडी के जितने भी तरह के आपके सेंसेशन होता है, जो बॉडी का अंदर का मैकेनिज्म रहती है, जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सारी की सारी पूरी तरह से रुक जाती हैं। तो अब होता क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों ही आपकी हीट एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। इन तीनों ही मेथड से, इन तीनों ही प्रोसेस से जो भी बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो तब तक आपका इन्वायरमेंट के उससे चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, जब तक कि बॉडी का टेम्परेचर जो उसके सराउंडिंग में जितना कि जो भी इन्वायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर है उसके इक्वल नहीं आ जाएगा, तब तक कि वो ट्रांसफ़र चलता रहता है। तो ये हो गया आपका पोस्टमार्टम कूलिंग। अब यहाँ पर क्या रहता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 आवर्स आफ्टर सोमैटिक डेथ, जो आपकी सोमैटिक डेथ हो जाती है उसके 2 से 3 घंटे के बाद में जो बैक्टीरियल एक्शन रहता है वो बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब पहले डेथ हो गई, डेथ के बाद में जो बॉडी रहती है वो ठंडी होने लगती है। उसके 2 से 3 घंटे के बाद में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, बैक्टीरिया का एक्शन स्टार्ट होता है, देन बॉडी का टेम्परेचर राइज करने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आफ्टर डेथ पहले बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होगा और कूल होने के बाद में वही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना है। और ये कितने टाइम के बाद, आफ्टर 2 to 3 आवर्स। ठीक है, डेथ के 2 से 3 घंटे के बाद में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और जो लो बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो आपका एक साइन होता है हाइपोथर्मिया की वजह से किसी इंडिविजुअल की डेथ हुई है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर इंडिविजुअल की डेथ हाइपोथर्मिया से हुई है तो वहाँ पर लो बॉडी टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा एज अ साइन। उसके अलावा जो रीज़नेबल होता है, इट मे बी रीज़नेबल टू एज्यूम कि जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस एक प्रिजम्पटिव एविडेंस होता है डेथ बताने का। मतलब कि जब भी हम पोस्टमार्टम कूलिंग चेक करते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि इंडिविजुअल की डेथ अभी तक हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर रेक्टल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस या फिर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड आ रहा है तो मतलब कि जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो एक प्रिजम्पटिव एविडेंस हो गया डेथ को बताने का। अभी यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है उसको भी आगे सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता होगा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37.2 एंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जनरली पता होता है सभी को, बट फिर भी अगर नहीं पता है तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए कि अगर डिग्री सेल्सियस में बात हो रही है तो 37.2 हो गया, और अगर हम बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर यही टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस निकल के आ रहा है या फिर 70 डिग्री
फ़ारेनहाइट निकल कर आ रहा है तो वो इंडिविजुअल की मतलब का डेथ हो चुकी है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो आपका रेक्टल टेम्परेचर होता है, वेजाइनल टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है उसके बारे में। जैसे कि आफ्टर डेथ जब बॉडी का टेम्परेचर हमको चेक करना होता है कि टेम्परेचर बॉडी में कितना है, तो वो आप अगर एक्सपोज्ड सरफेस से पता करोगे तो उतना एक्चुअल नहीं पता चल पाएगा। तो उसके लिए किया क्या जाता है, एक थर्मामीटर रहता है, थोड़ा सा अलग तरह का थर्मामीटर होता है। अब ये जो केमिकल थर्मामीटर होता है इसका यूज़ करा जाता है इंडिविजुअल का कैडावर का टेम्परेचर, बेसिकली जो भी डेड बॉडी होती है उसको कैडावर टर्म से हम बुलाते हैं। तो जो भी कैडावर होता है उसका टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह का जो थर्मामीटर होता है उसका यूज़ करते हैं। अब इसमें करते क्या है, जब भी इंडिविजुअल की रेक्टम वाले पोर्शन में 8 to 10 सेंटीमीटर डीप डाला जाता है इस थर्मामीटर का जो बल्ब वाला पोर्शन रहता है उसको, तो उससे आपका जो टेम्परेचर निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं रेक्टल टेम्परेचर। सेम यही चीज़ अगर हम वेजाइना में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे वेजाइनल टेम्परेचर। और जो इंफीरियर सरफेस होती है, जो आपका लीवर वाला पोर्शन रहता है, उसके लिए आपको कट करना पड़ेगा लीवर में। तो लीवर के मिड लाइन के अंदर आपको उसके इनर कोर बॉडी में आपको डालना पड़ता है लीवर के अंदर। तो उससे जो टेम्परेचर आपको निकल के आएगा उसको उससे आपका पता चलता है जो भी बॉडी है, जो भी कैडेवर है, उसका टेम्परेचर क्या होगा। वो आपका ये 3 मेथड होते हैं एग्जैक्ट टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल सरफेस से टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो उतना एक्यूरेट नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये 3 आपके मेथड रहते हैं, रेक्टल टेम्परेचर, वेजाइनल टेम्परेचर और लीवर का टेम्परेचर फाइंड आउट करके आप ये बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें रेट ऑफ कूलिंग की, कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किस रेट से आपका कम ज़्यादा होता है और वो हम कैसे मेज़र करेंगे। तो इसको मेज़र करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपका नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर या फिर वेजाइनल टेम्परेचर या फिर लीवर से जो टेम्परेचर निकल कर आ रहा है, वो टेम्परेचर जो नॉर्मली होना चाहिए डेथ को इंडिकेट करने के लिए, उसको हम माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास मेज़र करने के बाद टेम्परेचर आ रहा है, और उसको पूरे को हम डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर, मतलब हर एक घंटे में कितना कितना टेम्परेचर में कमी आ रही, उससे हम डिवाइड कर देंगे। फिर जो निकल कर आएगा वो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट टाइम सिंस डेथ निकल कर आ जाएगा कि जो भी इंडिविजुअल है उसकी डेथ कितने टाइम पहले हुई होगी। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम कूलिंग या एलगर मोर्टिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल डेथ को फाइंड आउट करने के लिए, टाइम सिंस डेथ को इंडिकेट करने के लिए होता है। और ये आपका जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सिंस डेथ अगर आपको निकालना पड़े तो आपको करना क्या है, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर माइनस मेजर्ड रेक्टल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि पर आवर जो एवरेज रेट होता है टेम्परेचर कम होने का वो कितना रहता है, वो अराउंड 0.4 to 0.7 डिग्री सेल्सियस पर आवर होता है। उसके अलावा जो बॉडी रहती है आपकी, वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कब तक गेन कर लेती है, तो वो रहता है अराउंड 16 to 20 आवर्स आफ्टर डेथ। जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग 16 to 20 आवर्स के अंदर वो जो बॉडी है उस टेम्परेचर को अटेन करने के। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा होगा आपको कि अगर 16 to 20 आवर्स में जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अटेन करेगी तो फिर ये वाली लाइन का क्या मतलब था, यहाँ वाली लाइन का आफ्टर 2 to 3 आवर्स जो सोमैटिक डेथ के होने के बाद में ये आपका बॉडी में हीट जनरेशन होता है। तो जब हमने डेथ पढ़ा था तो उम्मीद करती हूँ आपने वो वाला वीडियो देख रखा होगा। डेथ आपकी 2 तरह से होती है, एक होती है सोमैटिक डेथ और एक होती है आपकी मॉलिक्यूलर डेथ। तो अब यहाँ पर जो सोमैटिक डेथ है वो सोमैटिक डेथ होने के 2 से 3 घंटे के बाद में, ठीक है, 2 से 3 घंटे के बाद में मतलब सोमैटिक डेथ हो गई तो उसके बाद में जो पहले 2 से 3 घंटे होते हैं उस ड्यूरेशन में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और यहाँ पर आगे जो लाइन बताई गई है वहाँ पर ये बताया गया है कि आपके जो 16 to 20 आवर्स हैं उस ड्यूरेशन में यहाँ कूलिंग और हीटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसके इक्वल आ जाता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी 16 to 20 आवर्स में। ठीक है, इतना हो गया, उम्मीद करती हूँ क्लियर हुआ होगा। अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर
जो पोस्टमार्टम कूलिंग होती है, एल्गर मोर्टिस होती है, उसको कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं, किस किस वजह से ये आपको सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं जिसके बेस पर पोस्टमार्टम कूलिंग में भी आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, एज क्या है। जिस भी इंडिविजुअल की एज कम ज़्यादा रहती है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई मिडिल एज का पर्सन है, तो उसमें अलग अलग तरह के आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें जो हीट का लॉस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग भी बॉडी हीट कितनी जल्दी कितनी धीरे, ये सारी चीज़ें रहेंगी, कितनी जल्दी एक्सेस जो भी हीट है वो रिमूव होगी, ये सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करता है मेल है या फीमेल है। और ये क्यों होता है, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स में जो सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो डेड बॉडी है वो किस टाइप की है, मतलब उसका बिल्ट कैसा है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थोड़ा सा हेल्दी पर्सन था, ओबेस बॉडी थी, लीन बॉडी थी, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। ओबेस बॉडी जो रहती है वो थोड़ा सा कूलिंग होने में धीरे धीरे करके होती है, जो लीन बॉडी रहती है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीन बॉडी में फैट कम है, तो उसमें जितनी भी हीट रहती है वो बहुत ही आराम से रिमूव हो सकती है। और यहीं पर अगर हम बात करें ओबेस बॉडीज़ की, तो वहाँ पर बहुत सारा फैट रहता है, तो उसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये चीज़ भी आपकी फैक्टर एक रहता है रेट ऑफ कूलिंग को कंट्रोल करने का। उसके अलावा जो भी इंडिविजुअल था उसने क्लॉथ्स पहने थे कि नहीं पहने थे, कम थे, ज़्यादा थे, सर्दी का टाइम था, गर्मी का टाइम था, या फिर पानी के अंदर पड़ी है बॉडी, या कपड़े पहने हुए पानी के अंदर पड़ी है बॉडी, बहुत सारे कपड़े, ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी क्लॉथिंग के बेस पर। अगर क्लॉथ्स जो है वो किस अकॉर्डिंग है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे क्लॉथ्स रहते हैं तो उससे जो हीट का रिमूवल हो रहा है, जो भी बॉडी से हीट निकल रही है वो किस अकॉर्डिंग निकलेगी, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप के कपड़े आपने पहने थे। उसके अलावा बॉडी की पोजीशन कैसा है, इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर क्या था, बॉडी की कंडीशन क्या है, मैनर ऑफ डेथ क्या है, किस बेसिस मतलब किस वजह से इंडिविजुअल की डेथ हुई है, कोई पॉइजनिंग का केस है, कोई नॉर्मल केस है, कोई ड्राउनिंग का केस है, किस तरह का केस है बेसिकली। तो मैनर ऑफ डेथ भी काफ़ी हद तक पोस्टमार्टम कूलिंग में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह रोल प्ले करता है। उसके अलावा बॉडी की पोजीशन कैसी है, पोजीशन का मतलब कि जो बॉडी है वो किस कंडीशन में पड़ी हुई है, किस तरह से पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द बॉडी लाइज इन सुपाइन एंड एक्सटेंडेड पोजीशन, तो जो लॉस होगा हीट का वो काफ़ी जल्दी होगा। और यहीं पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रेटर सरफेस एरिया होता है वो एक्सपोज्ड हो जाता है, उसकी वजह से हीट का रिमूवल काफ़ी जल्दी होगा। और यहीं पर थोड़ा सा कम जगह पे होगी, कंप्रेस्ड पड़ी हुई होगी, तो उसमें क्या होगा, हीट का लॉस धीरे धीरे होगा, क्योंकि वहाँ पर पूरी बॉडी का सरफेस एरिया जो है वो आपकी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। तो ये चीज़ हो गई बॉडी की पोजीशन किस तरह की है। उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मीडिया ऑफ डिस्पोजल, जो भी बॉडी है उसको किस तरह से डिस्पोज करा गया है, डिस्पोज ऑफ किया गया है। वही चीज़ मैंने बताई पहले भी, वाटर में पड़ी हुई है, मिट्टी के अंदर दफनाई गई है, या क्या कंडीशन में उसका डिस्पोज ऑफ किया गया है, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी मोड ऑफ डेथ मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, कुछ पॉइजनिंग वगैरह है, कुछ वेस्टिंग इलनेस है, या क्या चीज़ है, उन सब पे डिपेंड करता है। और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जो कंडीशन है वो ठंडी है, इन्वायरमेंट हॉट है, इन्वायरमेंट कोल्ड है, किस तरह का है, वो सारी चीज़ें। अगर इन्वायरमेंट ऑलरेडी गर्म है तो उस कंडीशन में जो बॉडी से हीट का रिमूवल हो रहा है वो काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का गर्म है और वो इक्वल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ पर जो बॉडी रहती है वो काफ़ी स्लो ठंडी होगी। और यहीं पर अगर ठंड का मौसम है तो वहाँ पर बॉडी बहुत जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग बहुत जल्दी एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। तो अब इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हो गए पोस्टमार्टम कूलिंग के लिए? एज, कंडीशन ऑफ द बॉडी, इनिशियल बॉडी टेम्परेचर, पोजीशन ऑफ द बॉडी, मैनर ऑफ डेथ, क्लॉथिंग्स, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, साइज ऑफ द रूम एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। पोजीशन आई थिंक हो गया, मीडिया ऑफ डिस्पोजल, मोड ऑफ डेथ, ये सारा कुछ आपका हो गया। बेसिकली पूरा चार्ट के फॉर्मेट में है। उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा।
बाकी ये सारा आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, तो चार्ट के फॉर्मेट में आपको और ये सारा कुछ अवेलेबल है कंटेंट। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया आपका फैक्टर्स के। अब हम बात करें अगर एल्गर मॉर्टिस का जो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि पोस्टमार्टम कूलिंग को हम फाइंड आउट करके टाइम सिंस डेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है वो किस टाइम पर हुई होगी, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं बट अप्रॉक्सीमेट हम बता सकते हैं। उसके अलावा रैपिड कूलिंग ऑफ डेड बॉडी डिलेज द प्रोसेस ऑफ रिगर मॉर्टिस। ये भी चीज़ आपकी बहुत अच्छा रहता है कि अगर जो भी डेड बॉडी है उसकी कूलिंग बहुत जल्दी हो रही है तो उसकी वजह से रिगर मॉर्टिस स्लो होगा और डिकम्पोजिशन भी स्लो होगा। बट अगर जो हीट है वो प्रिजर्व है काफ़ी टाइम तक बॉडी के अंदर, तो जो दोनों प्रोसेस है यानी कि रिगर मॉर्टिस और डिकम्पोजिशन, उन दोनों की प्रोसेस वो दोनों काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप पोस्टमार्टम कूलिंग को फाइंड आउट करके उसको प्रॉपर एग्जामिन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो टाइम सिंस डेथ को फाइंड आउट करने में पोस्टमार्टम कूलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करती हूँ एल्गर मॉर्टिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पोस्टमार्टम कूलिंग का तो उसका ग्राफ किस तरह का निकल कर आता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ था। वैसे तो जब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर पूरा चार्ट होगा, पूरा एक ग्राफ होगा जहाँ पर पोस्टमार्टम कूलिंग, पोस्टमार्टम लिविडिटी, सारे जो हैं आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाऊंगी कैसे कैसे क्या है। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम बात करते हैं एल्गर मॉर्टिस की और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो उसका जो कर्व होता है वो होता है सिग्मॉइड कर्व। वो आपका होता है सिग्मॉइड कर्व, SIGMOID, सिग्मॉइड कर्व। और ये जो कर्व मैंने यहाँ पर बनाया है ये कुछ इस तरह का कर्व होता है, ये कर्व कहलाता है आपका सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, अब ये कैसे कैसे क्या क्या होता है जब हम सारा साथ में पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्गर मॉर्टिस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पोस्टमार्टम लिविडिटी का ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ पर उसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि एल्गर मॉर्टिस का जो ग्राफ बनता है वो आपका सिग्मॉइड कर्व बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एल्गर मॉर्टिस और पोस्टमार्टम कूलिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है मैंने जो आपको यहाँ पर रह रहा होगा। और यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर है 8604129421, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारी ईमेल आईडी भी है और वेबसाइट भी है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली वेबसाइट पर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कुछ कंटेंट अवेलेबल है जो कि आपको नेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, तो वहाँ से जाकर आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के पर्पज से अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।